देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। आखिर क्या वजह है कि राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अजय गुप्ता जी हैं, जिन्होंने एलएनजेपी, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, उसमें कोविड-19 में भी ड्यूटी की है। अजय गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। शुक्रिया तरुण जी। अजय जी, क्यों बढ़ रहे हैं मामले? एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है दिल्ली में। देखिए, कोरोना एक इन्फेक्टिव डिजीज है और इन्फेक्शन एक से दूसरे में संक्रमित होता है, और ये तो बहुत ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है किसी भी इन्फेक्टिव डिजीज में कि 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से 256 होंगे, और इसको कोई और रास्ता हो नहीं सकता। ये बढ़ेंगे और शायद बढ़कर ही एक तरीके से ये भी विचारधारा है कि हर्ड इम्यूनिटी होने के बाद ही हम इससे निजात पाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज आया नहीं है और ना ही नियर भविष्य में आने की संभावना है। लेकिन बीच में जिस तरह से कोरोना के मामले थे दिल्ली में, कम आने शुरू हो गए थे, डेथ रेट भी कम हो गया था, रिकवरी रेट बढ़ा था, तो एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए, ये तो जैसे कहते हैं कि पहली स्पाइक थी, दूसरी स्पाइक थी, ये तो होना है, और अभी तीसरी स्पाइक है और चौथी स्पाइक भी आएगी, फिर 5वीं स्पाइक भी आएगी। अभी कोरोना 2019 है और आने वाले वक्त में 2030 की भी आएगी, कोविड 30, कोविड 35, कोविड 40 भी आएगा। गिनती तो आगे बढ़ती ही रहेगी, गिनती वापस नहीं हो सकती। अगर आज हमारे पास 80 लाख मरीज हैं तो कल 85 लाख होंगे, उसके बाद 90 लाख। लेकिन वो रफ्तार जो है वो जरूर कम होगी, और बीच बीच में कम ज्यादा क्यों होगी उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अलग अलग विचारधारा हैं कि किसी को पॉल्यूशन का भी आप एक जिक्र कर सकते हैं उसमें, जो कंट्रोवर्शियल है, या हमारे पास बेहतर इलाज हो गया है, या हमारे पास, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास जो डायग्नोस करने की स्थिति में हम बेहतर स्थिति में, हम बहुत अच्छा, इसीलिए शायद दिल्ली का जो रेट है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे स्थिति में हैं कि हम डायग्नोस कर पा रहे हैं। डायग्नोसिस की किट्स हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल हैं जनरल पर। क्या टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं वो भी एक वजह हो सकती है? मैं तो समझता हूँ सबसे अधिक जो कारण है, प्रखर कारण है, वो यही है कि एक तो पब्लिक में अवेयरनेस है और हम टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, करने की स्थिति। अच्छा, क्योंकि आपने एलएनजेपी में कोविड-19 में भी ड्यूटी की थी, तो वहां जो मरीज हैं, किस तरह की उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? सबको एक जैसी परेशानी थी या सब कुछ अलग-अलग भी थी? कुछ अगर आप बताना चाहें। नहीं, सबको परेशानी तो एक जैसी ही होती है। अगर हम उसके सिम्टम्स की बात करें, बुखार सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। बुखार होगा, गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, सर में दर्द काफी कॉमन है, लॉस ऑफ टेस्ट की आपको या सूंघने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। ये सब चीजें हैं जो कि हमको कोरोना की दिशा में इंगित करती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सिम्टम्स हैं जिनसे हमको अलर्ट होना चाहिए कि यस, क्योंकि बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि 100 में से 98% पेशेंट्स अपने आप से ठीक हो जाते हैं। कुछ 2% पेशेंट्स होते हैं वो दूसरी दिशा में जा सकते हैं। तो अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसी कोई कार्यकलाप जिसमें जैसे हम नॉर्मली चल रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं जो हम नॉर्मली चढ़ पाते थे, अगर उसको हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या तो हम समझते हैं या बुखार आपका ठीक नहीं हो रहा है, आपको बहुत इन्फेक्टेबल कफ है, तब हमको सोचना चाहिए कि हाँ, कुछ स्थिति गलत दिशा में जा रही है और हमको कुछ करने की जरूरत है। अजय जी, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में डेंगू है, वायरल इन्फेक्शन है, तो जो डेंगू है उसमें भी बुखार रहता है। अब कैसे मरीज को पता चलेगा कि उसे कोरोना है या डेंगू है, या वो क्या टेस्ट करवाए, क्योंकि सिम्टम्स एक जैसे ही हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि, और उससे हम लोग एक पेशेंट को मिसमैनेजमेंट होने की भी संभावना होती है। कोई भी पेशेंट बुखार से आता है तो आज की तारीख में सबसे पहला शक हमारा कोरोना पे जाता है। अब कोरोना की जो टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब है कि उसको कोरोना नहीं है, फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, और दूसरी तरीके से भी हो सकता है। अब कोई पेशेंट है जिसको टाइफाइड, वाई डेंगू, अगर उसको टाइफाइड भी हो सकता है, उसको टीबी भी हो सकती है, उसके साथ उसको कोरोना भी हो सकता है। तो
इस स्थिति में अगर वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकला, तो कोरोना पॉजिटिव निकलते ही वो अछूत हो जाता है। उसका अपने भाई बहन, उसके माँ बाप उसके पास नहीं जाते हैं, बच्चे उसके पास नहीं जाते हैं, और डॉक्टर्स भी उसके पास एक लिमिटेड स्थिति में जा सकते हैं। तो ये बात तय है कि वो पेशेंट जो कोरोना का होता है, वो अगर उसको हार्ट अटैक होने की भी संभावना है, किसी को किडनी खराब है, उसको भी कोरोना हो सकता है। तो वही मरीज जो अपने इलाज से ठीक हो सकता था, वो कोरोना की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से वो अछूत हो गया है, उसका इलाज शायद थोड़ा सब ऑप्टिमल, इसलिए भी उसकी जो अल्टीमेट आउटकम होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं हुआ या उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसको हम सारी उसकी जिम्मेदारी हमको कोरोना को दें, ये भी ठीक नहीं। अजय जी, क्योंकि आपने कोविड-19 में जिस तरह ड्यूटी की, तो क्या चैलेंजेस सामने आए मरीजों के? अब किसी मरीज को डायबिटिक है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, साथ ही डेंगू है और कोरोना हो गया, तो कैसे इलाज कर पाते थे आप लोग? क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? नहीं, अब डायबिटीज एक बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी प्रिवलेंट डिजीज है, और डायबिटीज जो एक बहुत कॉमन ड्रग जो हम देते हैं, दी जा रही है आजकल, जिसकी एफिकेसी दोबारा डाउटफुल है। सारे इलाज उस तरीके से, चाहे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो स्टेरॉइड से क्या होता है कि डायबिटीज की जो टेंडेंसी है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, या किसी की डायबिटीज कंट्रोल थी तो वो अनकंट्रोल। तो होता क्या है कि हमने उसको, एक मरीज को हम कोरोना के लिए इलाज कर रहे हैं और वो एक डायबिटीज का पेशेंट बन जाता है, उसके लिए फिर इंसुलिन देनी पड़ती है, फिर उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी हो जाती है। या कोई और पेशेंट जैसे है, किसी को गठिया है, किसी को एजमा है, वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनकी इम्यूनिटी हमने फर्दर कम कर दी क्योंकि हमने उसको स्टेरॉइड्स दिए हैं। तो स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, पर वो कुछ लिमिटेड पेशेंट्स हैं, और ऐसी बात नहीं कि सारे ऐसे पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते हैं, अमूमन काफी सारे पेशेंट्स लगभग ठीक हो। हाँ, अब बात करते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली की हवा में जिस तरह से जहर एक है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या उसका कुछ कोरोना से संबंध है? देखिए, प्रदूषण अपने आप में एक अच्छी चीज नहीं है और वो सेहत के लिए हानिकारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम उसको कोरोना से जोड़ने की कोशिश करें, मैं समझता हूँ वो सत्य नहीं होगा। अब आप सोचिए कि मार्च में जब हम समझते हैं कोरोना का एक एडवांटेज था जो हमारे समाज को मिला, कि हमारा जो प्रदूषण है बहुत कम हो गया, ठीक है। जी। आज की तारीख में जब प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है, तब देखिए हमारी मार्च से अगर हम अपने को आज कंपेयर करें, तो आज जो डेथ रेट है कोरोना का, वो काफी कम हो गया है। तो प्रदूषण बढ़ा है पर उसका डेथ रेट तो कम हो गया है। इसी तरीके से अगर हम देखें, जो देश हैं जहाँ पे प्रदूषण है ही नहीं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, वहां पर प्रदूषण नहीं है लेकिन फिर भी उनका डेथ रेट हमसे कहीं ज्यादा है। तो अगर एक प्रदूषण फैक्टर है, आप उसको देखिए कि हमारे देश में ही कुछ शहर हैं, जैसे कि कैलकाटा है, लखनऊ है, यहाँ प्रदूषण अपने चरम, सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण देश में है तो इन शहरों में है, पर इनमें कोरोना उतना ज्यादा नहीं है। कोरोना ज्यादा कहाँ पर है? दिल्ली में है, बंबई में है, बंबई में जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत कम है। तो प्रदूषण को दोष देना, मैं समझता हूँ कोरोना के लिए उतना सही नहीं है। हाँ, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि देखिए, पॉल्यूशन किसको कहते हैं? कि जो हवा में एक पार्टिकल्स होते हैं लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स के, हम पीएम बोला करते हैं उनको, पार्टिकुलेट मैटर, वो जब ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि वायरस जो है, जब हम आपसे बोल रहे हैं, उसका इन्फेक्शन कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स एक आदमी से दूसरी तरफ जाती हैं, तो माध्यम तो हवा है। अगर उस माध्यम में बहुत पोल्यूशन है, तो वही पार्टिकल्स, हमारे वायरस बहुत दूर तक जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हवा बहुत डेंस हो गई है। तो एक तरीके से पोल्यूशन अगर हम कहें, तो वो इन्फेक्टिविटी कम करने की स्थिति में भी हो सकती है। हाँ सर, क्या कोरोना का इलाज घर पर भी संभव है? देखिए, मैं समझता हूँ इलाज कोरोना का घर पर ही संभव है और घर पर ही रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके एक वही अछूत वाली हालात हो जाते हैं। और अगर हम एक विजिलेंट रहें, मैं समझता हूँ पल्स ऑक्सीमीटर को घर पे रखना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होगी। अगर पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जितना भी रहता है, देखिए 100 हम नहीं मानते हैं, किसी का 98 रहता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, कुछ एल्डरली पॉपुलेशन होते हैं जिनका 93 भी नॉर्मल रहता है। तो हमको ये नहीं होना चाहिए कि किसी का 93% सैचुरेशन है तो हम घबरा गए, यार ये क्या हो गया। आपका नॉर्मल रेस्ट पर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था, उससे अगर 5% 6% नीचे आ जाता है और साथ में सिम्टम्स, आपको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो मैं समझता हूँ दैट इज अ पॉइंट ऑफ अलर्ट कि अब आपको इलाज कराने की जरूरत है। और इलाज में भी हर संभव इलाज सिर्फ एक ऑक्सीजन ही है, जो आप घर पर भी अच्छे से दिया जा सकता है। आप ऑक्सीजन सिलेंडर आजकल इजीली अवेलेबल हैं,
और उससे अधिक जो इलाज है, चाहे रेमडेसिवियर है, चाहे प्लाज्मा थेरेपी है, ये सब एक एक्सपेरिमेंटल इलाज है जो जिसकी सत्यता या कितनी एफिकेसी है वो इस्टेब्लिश नहीं है। पर चूंकि डॉक्टर्स हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, कल कोई ये ना कह दे आपने ये नहीं किया था इसलिए मेरा मरीज मर गया, तो वो डॉक्टर वो सब एक्सपेरिमेंटल इलाज भी करते हैं। एक चीज मैं आपसे आपने कहना चाहूंगा, जी 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 एक चीज बताइए सर। कि देखिए आजकल एक बहुत पब्लिक में स्केयर है कि 1.25 लाख मरीज कोरोना से मर गए हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 80 लाख 90 लाख कोरोना के मरीज हैं। तो मैं समझता हूं इसको हम, पानी है ग्लास में आधा खाली है, हम उसको ये भी कह सकते हैं आधा ग्लास भरा हुआ है। तो उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, समाज को किस तरीके से बताते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 28,000 लोग रोज मरते हैं, ये हमारा डेथ रेट है नॉर्मल। आज नहीं, 2018 में 19 में कोरोना से पहले भी 28,000 डेथ्स रोज हुआ करती थी। और अगर आज की तारीख में हम देखें, हमने मालूम किया, हमने स्टडीज की हैं कि वही जो हमारे जहाँ पर जो डेथ होने के बाद चाहे वो कब्रिस्तान है या शमशान घाट है वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ पर आजकल डेथ कम हो गई है पिछले साल के मुकाबले। तो मैं समझता हूँ कि हम कोरोना को बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें कि जो 28,000 में से 555 डेथ्स मैंने कैलकुलेट की थी, जैसे जो भी 125 डेथ्स हुई हैं, अगर 125 तो 555 डेथ्स रोज हो रही हैं कोरोना से। और आपकी जानकारी के लिए कि करीब 300 डेथ्स पर डे तो हम सुसाइड से होती हैं, कम से कम 400-500 डेथ्स पर डे तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती हैं। तो कोरोना उनके करीब ही है, उनसे कहीं ज्यादा नहीं है। तो क्या हम रोड से बाहर निकलना बंद कर देते हैं कि भाई डेथ हो जाएगी? नहीं करते हैं। तो उतनी ही रिस्क अगर कोरोना से डेथ्स की भी है तो उसको इतना अधिक तूल देना कि हम मतलब सारी दुनिया में, समाज में त्राही त्राही हो रही है, मैं समझता हूँ सही। अजय जी, क्योंकि आपने एलएनजेपी में रहकर रिसर्च भी किया था, क्या कुछ कोरोना के ऊपर आपने रिसर्च किया था और क्या कुछ उसमें निकला? देखिए मेरी रिसर्च एक 2016 में हुई थी। बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो टीबी का इलाज कराते हैं 1 साल से 1.5 साल से और ठीक नहीं हो रहे हैं दवाई के बावजूद भी। तो हमने उनमें ये पाया कि उनको जब हमने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी तो वो ठीक हो। तो ये हमने रिसर्च अपनी पब्लिश भी की थी 2016 में कि टीबी और इन्फ्लुएंजा में कोई कनेक्शन है आपस में। तो मैं समझता हूं मुझे इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं विश्व में पहला व्यक्ति रहा हूंगा जो प्रॉब्ली कोरोना के लॉकडाउन से पहले 21 मार्च के आसपास मैंने एक लैंसेट पब्लिकेशन है वहां पर भी लिख के दिया था कि टीबी में और कोरोना में कुछ कनेक्शन है और उसको हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उसको अब तो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया है कि बीसीजी वैक्सीन का कुछ रोल हो सकता है। तो उसी को हम रिसर्च को आगे दिशा में बढ़ाया हमने। ये तो अभी स्पेकुलेशन है कि बीसीजी से फायदा हो सकता है। बीसीजी से इम्यूनिटी मिलती है वो 10 साल के बाद खत्म हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी पॉपुलेशन में 3 ग्रुप्स बनाए। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, और जो कोविड के पेशेंट्स थे हमारे पास, उनमें से कुछ पेशेंट्स जो कि आईसीयू में हैं, बिल्कुल मृत स्थिति में हैं, और कुछ ऐसे कोरोना के पेशेंट्स जो कि ठीक हैं, कोरोना है लेकिन ठीक है, उनको कुछ नहीं है। हमने उनमें टीबी की इम्यूनिटी मेजर की और हमने ये पाया कि जो 20 पेशेंट्स हमारे जो मृत स्थिति में थे, उनमें से जो 14 पेशेंट्स मरे, उन सब में टीबी की इम्यूनिटी नहीं थी। जो हमारे 6 पेशेंट्स बचे थे, उन 6 में से 5 में टीबी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा थी। तो इसका मतलब है कि टीबी की इम्यूनिटी जो हमारे देश में, हमारे हम लोगों में है, उससे किसी हद तक हमको कोरोना से बचाव हो रहा। ये स्टडी में हमारे निष्कर्ष निकला, जो हमने छपने के लिए, पीयर रिव्यू के लिए भेजा है, और विच इज लाइकली टू कम। अजय जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, वो कहते हैं कि मास्क लगा के रखें। क्या मास्क हर टाइम लगाना चाहिए या फिर घर से बाहर निकलते हुए लगाएं? कुछ अगर आप बताएं। देखिए मास्क जरूरी है, ये तो सच्चाई है, लेकिन मास्क की अनिवार्यता और उपयोगिता, इन दोनों में काफी दूरी है और काफी सामंजस्य की कमी है। अब एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं समझता हूँ ये बहुत आसान है कहना कि हर किसी को मास्क लगाइए, आपने कंपलसरी कर दिया। पर क्योंकि उसके बाद नहीं तो इंट्रिकेसीज उसकी ये होती है कि हमको ये मानना चाहिए कि मास्क हमेशा फायदा नहीं करता है, कहीं कहीं पर नुकसानदेह भी होता है। कि जो पेशेंट्स हैं जो कि जिनको क्रॉनिक सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हैं जिनको, या जो एल्डरली पॉपुलेशन है, अगर वो भाग रहे हैं कहीं पर, तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं, उसमें अगर वो मास्क लगाते हैं तो उनको वही कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाल रहे हैं वही वापस ले।
कि उनका डायरेक्ट एयर फ्लो कम हो जाता है, तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। इसी तरीके से जो मास्क लगाते हैं, पब्लिक में बहुत भ्रांति है कि हमने मास्क लगा लिया तो हम सेफ हो। उससे क्या एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। मास्क अगर आप एक सिंगल लेयर मास्क पहने हुए हैं और जिस तरीके से हम मास्क पहनते हैं चारों तरफ से झूल रहा है, गाल पे चिपका हुआ नहीं है, उससे ये कोई खास प्रोटेक्शन नहीं देता है। और दूसरी बात ये है कि ये गलतफहमी है कि हमने मास्क लगा लिया तो हमको कोरोना से बचाव हो गया। कोरोना से आप मास्क पहन के बचाव अपना नहीं कर रहे, जो दूसरा आपके सामने बैठा है अगर उसने मास्क नहीं लगाया है तो वो मुश्किल। तो मास्क से आपको अपना पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मैंने मास्क लगा लिया और मैं कहीं घूम रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रोटेक्शन उससे नहीं। यानी जरूरी नहीं है मास्क। मास्क जब आप देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मैं आपसे बोल रहा हूं तो मेरे बोल चाल में जो कुछ भी मेरे अंदर से हवा निकल रही है उसमें मेरा म्यूकस या मेरा सलाइवा निकलता है जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो वो जब हम पब्लिक प्लेसेस में हैं जहां पर मेरे सामने कोई अनजान व्यक्ति बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो उस स्थिति में मास्क बहुत ही अनिवार्य है। पर उसके अलावा अगर मैं समझता हूं कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, मैंने देखा है मास्क पहन के अपनी टैक्सी साफ कर रहा है, कोई फील्ड वर्कर है वो वहां पर खुदाई कर रहा है वो मास्क पहने हुए है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है वो मास्क पहने हुए है, वो मैं समझता हूँ निरर्थक है। और ऐसी चीजें इन्फोर्स करना कि गाड़ी में कोई हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं या एक परिवार के व्यक्ति जा रहे हैं और वो सब मास्क लगाएं और पुलिस उनका चालान करे, ये बहुत ज्यादती है शासन की और उनको एक इसमें गलत महसूस करवा रहे हैं समाज। एक चीज और सर की जो कोरोना को लेकर जो है तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, आप किस तरीके की अफवाहों की बात कर रही हैं? कोरोना को लेकर जगह जगह लिखा है कोरोना के इलाज संभव है, कोरोना से जो है कई तरह की चीजें भ्रांतियां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फेसबुक हो, तो तमाम चीजों पर ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती है, इससे लोगों में डर हो जाता है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आपकी मौत हो जाएगी। मतलब इस तरह की भ्रांतियां सर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती हैं। देखिए, कोरोना के बारे में ये सच्चाई है कि किसी को पता नहीं है कि क्या इसका इलाज है और किस तरीके से रोका जा सकता है। पर इसीलिए चूंकि आजकल के जमाने में कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो या बड़े से बड़ा राजनेता हो या कोई भी हो, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किन्हीं कारणों से भी एक तो आपको समाज को आशा देना होता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया कोई इलाज नहीं है, तो ये एक मजबूरी हो जाती है या आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप कहें नहीं हम ठीक कर देंगे कुछ। पर ये सच्चाई यही है कि इसका कोई इलाज नहीं है। पर ये बीमारी इतनी तकलीफदेह भी नहीं है। देखिए, हमारा ये अभी तक 7 महीने हो चुके हैं हिंदुस्तान में आए हुए और इसका डेथ रेट सिर्फ 2% है और 2% डेथ रेट एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा का भी है, तो ये उसके इर्द गिर्द ही है। तो एक हम उसको अन्यथा क्यों ले रहे हैं? जिन देशों में अमेरिका है या स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है, जहां पर इसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, हमको अपने को उनसे अलग महसूस करना चाहिए। देखिए, हम खून पसीने से रहते हैं, हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम गर्मी में सर्दी में काम करते हैं, जिन गंदगियों में रह के हम काम करते हैं, उससे हमको हमारे शरीर में क्षमता बीमारियों से लड़ने की भी होती है। एक तरीके से हम विष कन्या बन जाते हैं क्योंकि हम इतने सारे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे इतनी गंदगी, बैक्टीरिया को हम गंदगी तो नहीं कह सकते, तो उनसे हमारा कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए शायद हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम है और हमको अपना कंपैरिजन उन देशों में नहीं करना चाहिए जहां पर की बहुत एल्डरली पॉपुलेशन है और जहां इम्यूनिटी बहुत कम। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि कई देशों ने लॉकडाउन फिर से लगा दिया है, क्या अब जिस तरह की स्थिति भारत में है या दिल्ली में है, क्या लॉकडाउन की जरूरत है, आपको लगता है? देखिए, लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। लॉकडाउन इसको डिले कर सकता है लेकिन इसको कैंसिल खत्म नहीं कर सकता है। आपने आज लॉकडाउन किया 1 महीने के लिए, तो वो जो चीज जो 2 महीने के बाद आनी थी वो अब 4 महीने के बाद आएगी, पर स्थिति अंततः होनी ही है हर किसी की और लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं। एक आखिरी सवाल अजय जी मेरा आपसे, क्योंकि जब ये आपका इंटरव्यू चलेगा तो तमाम जो लोग हैं वो देखेंगे, लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एलएनजेपी पे जिस तरह से एक कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है और कोविड-19 के पेशेंटों के बीच रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे बचें, कैसे अपना ध्यान रखें? सबसे पहले तो मैं उनका जो आज समाज में बहुत डर व्याप्त है कि कोरोना हो गया है, तो वो उस डर को मैं खत्म करना चाहूंगा। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है।
कोरोना में 98% पेशेंट्स अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं, या उनको बहुत ज्यादा जरूरत हो तो एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बाकी जो इलाज हैं, चाहे वो हम स्टेरॉइड्स देते हैं या रेमडेसिविर देते हैं, बाबा रामदेव की दवाई देते हैं या प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं, ये सब चीजें निरर्थक हैं और ये बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं और इनमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो उनके पीछे अगर किसी को कोरोना हो गया है और वह प्लाज्मा थेरेपी उसको बता दी गई है, वो शायद डॉक्टर का दायित्व है कि जो चीज भी आपके पास संभव है वो बताएं, पर ये सोच के वो मरीज जब भटकता है कि प्लाज्मा थेरेपी, मेरा बी ग्रुप मरीज प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, तो वो समझता है कि अगर मेरे को प्लाज्मा नहीं मिला तो मरीज मर जाएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। प्लाज्मा की एफिकेसी बहुत डाउटफुल है। अगर आपने मरीज को ठीक होना होगा तो बिना प्लाज्मा के भी ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं होगा तो आप उसको 100 प्लाज्मा दे दें तब भी ठीक नहीं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और अच्छी खुराक खाइए। और कोरोना के मरीज को मैं कहूँगा जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको चलते रहना चाहिए। मोबिलिटी बहुत जरूरी है। क्या होता है कि इससे एक डी डाइमर एक चीज होती है जिससे कि ब्लड के क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो कोरोना में दिख जाती है। अब वो अगर आप मरीज जब कोरोना हो जाता है, डर जाता है कि मेरे को कोरोना हो गया है, उसको अस्पताल में डाल दिया जाता है या घर पे भी बिस्तर पे लेटा जाता है। उससे भी इसकी टेंडेंसी जो क्लॉटिंग की बढ़ती है, तो उसमें मरीज को चलते रहना चाहिए, अपनी मोबिलिटी रखनी चाहिए और अच्छा महसूस करें, स्वस्थ रहें और अपना मेंटल स्टेटस सही रखें कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आप बहुत डरें। प्रिकॉशंस लें, वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय निकाला पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के लिए और बताया कि किस तरीके से कोरोना से बचाव हो सकता है और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और जो तमाम अफवाहें फैलाई जाती है उन पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुप्ता सर। थैंक यू धर्म, थैंक यू वेरी मच।